गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड तृतीय में इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें मैंने आपको इसके प्रथम भाग में नेशनल पावर पढ़ाया था पार्ट वन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, ये इसका पार्ट टू है। क्योंकि जो राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति है, किंतु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के घटक या भाग या तत्व कहे जा सकते हैं। अब ये तत्व हैं क्या जिनसे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है? एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना करते ही हमारे ज़हन में एक विशाल क्षेत्र, अतुल जनसंख्या, धन, प्राकृतिक साधन, विकसित औद्योगिक संस्थान, सैनिक शक्ति, आधुनिकतम दृष्टि से यानी मॉडर्न पॉइंट ऑफ से देखें तो संगठित सेनाओं का ध्यान आता है। लेकिन इनमें से कोई भी तत्व अकेला या सामूहिक रूप से शक्ति का निर्माण नहीं कर सकता, ये आप भी जान सकते हैं। जैसे ब्राज़ील आकार में बहुत बड़ा है, यथार्थ में उसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। बेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है, लेकिन उपरोक्त किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मोटे तौर पे तीन भागों में बांटा है, जैसे प्राकृतिक, सामाजिक और प्रत्यात्मक। हम जब राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हैं और जब उसके साथ तत्व जोड़ते हैं तो उसमें गैर मानवीय तत्व और मानवीय तत्व दोनों शामिल होते हैं। अब ये जो गैर मानवीय तत्व हैं और मानवीय तत्व हैं, इन दोनों में जब हम गैर मानवीय तत्व की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं और इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गैर मानवीय और मानवीय तत्व दोनों को शामिल करके आगे के हम इनके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं वो हमने निम्न भागों में बांटा है, ये आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें जो पहला आता है वो आता है भूगोल, फिर आता है जनसंख्या, आर्थिक एवं तकनीकी विकास, प्राकृतिक संसाधन, सैनिक क्षमता, सरकारी ढांचे और विचारधारा। इसको मिलाकर हम इन सभी तत्वों का मोटे मोटे रूप पे अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पहला तत्व आ जाता है वो आता है भूगोल और उसके बाद आता है जनसंख्या। तो हम इसमें जो पहला और दूसरा है उसको साथ साथ वर्णन करेंगे, उसमें आर्थिक का भी वर्णन करेंगे और प्राकृतिक संसाधन का भी वर्णन करेंगे। तो इसमें जो भूगोल है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में ये स्थायी तत्व है। ये एक शक्ति का मुख्य अवयव है और किसी भी राष्ट्र की जो जड़ है उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए बहुत ढांचा प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो भौगोलिक तत्व है वो किसी भी देश का क्षेत्रफल आता है, उसकी जलवायु, उसकी अवस्थिति, और भूगोल से संबंधित इन्हीं चार तत्वों का नाम जो आता है वो आता है क्षेत्रफल, जलवायु, स्थूलकृति अर्थात राष्ट्र की जलवायु वहाँ की भू आकृति और निर्धारित से संबंधित है। फिर आता है उसकी लोकेशन यानी अवस्थिति। ये चार जो मुख्य तत्व है इसको भूगोल में शामिल किया गया है। और लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भूगोल का जो महत्व है वो घटता चला जा रहा है। इसका जो आधुनिक विचारक जो ये मानते हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल आज क्रांतिकारी परिवर्तनों के संधि स्थल पर है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में भूगोल का अपना बड़ा महत्व समझ में आता चला जाता है। हम जब इसके आगे की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें जो भाग आता है वो आता है जनसंख्या का, क्योंकि मार्कंडो ने क्या लिखा कि जब हम भौतिक तथा समन्वित भौतिक और मानवीय तत्वों से हटकर मानवीय तत्वों पर विचार करते हैं जो शुद्ध रूप से हैं, उनके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होती है, तो हमें उनके गुणात्मक और मात्रात्मक अंगों में भेद समझ लेना चाहिए। अब
इसके आगे की बात वो ये कह के करते हैं कि जो गुणात्मक यानी गुण, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय साहस, नेतृत्व, कूटनीति तथा सरकार के साधारण गुणों से संबंधित है। मात्रा की दृष्टि से हमें इस तत्व को आबादी के मापदंड से परखना चाहिए। ये उन्होंने जनसंख्या के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करी है और ये भी कहा जहाँ अधिक जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति की वृद्धि में सहायक होते हैं, वहाँ एक अर्थ में राष्ट्रीय शक्ति के विकास में बाधाएं भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अधिक जनसंख्या के पोषण के लिए यदि राष्ट्र सक्षम नहीं है तो वह जनसंख्या उसके लिए समस्याओं का अंबार खड़ा कर देती है। इसलिए बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय एकता की भी होती है और वहाँ बहुत से लोगों को जीवित रखने के लिए एक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। यदि हम भारत का उदाहरण लें तो विशाल जनसंख्या के सामने जिस प्रकार अन्न संकट हमेशा मुँह बाएं खड़ा रहता है, वह एक बड़ी शोचनीय विषय है। तो एक जो राष्ट्रीय शक्ति है उसके एक तत्व के रूप में हम जनसंख्या को भी ले सकते हैं। इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो आती है आर्थिक एवं तकनीकी विकास। आर्थिक और तकनीकी ये दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को तकनीक का नाम दिया गया। तकनीक या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा सभी साधन आते हैं जिसमें राष्ट्र की जो फिज़िकल है, जो डेवलपमेंट है, उसमें सहायता मिलती है। जो टेक्निक है उससे इस यहाँ पे अर्थ है कि नई पद्धतियों का प्रयोग करना। ये एक प्रकार से पुराने तौर तरीक़ों पर नूतन तौर तरीक़ों की विजय है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा का उपकरण, संचार, युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का बहुत प्रभाव है और तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को बदल भी देती है और पुरानी परंपरावादी समाज और राष्ट्र दोनों को प्रगतिशील बनाती है। ये भी इसका एक मुख्य कारण है। जब हम तकनीक की बात करते हैं तो इसी से संबंधित सैनिक तकनीक, औद्योगिक तकनीक और संचार तकनीक, ये तीनों आती हैं, जिसमें मैंने इसको ये माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, जहाँ आप डायग्राम के माध्यम से इसको देख सकते हैं। अब ये जो सैनिक टेक्निक है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी प्रगति से राष्ट्रीय शक्ति को इसने बड़ा प्रभावित किया है, क्योंकि राष्ट्र और सभ्यताओं का भाग्य युद्ध टेक्निक के अंतर के कारण ही निर्धारित हुआ है। यदि हम देखें तो 14वीं-15वीं शताब्दियों के जो परंपरागत अस्त्र थे उसमें पैदल अग्नि अस्त्र और तोपखाने जुड़ जाने से शक्ति के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुकूल हो गया था, जिसका प्रयोग अपने शत्रु से पूर्व प्रारंभ कर दिया था। हम आगे जब इसका विकास देखते हैं तो ये देखते हैं कि इस नए टेक्निक परिवर्तनों द्वारा एक पक्ष को विरोधी पक्ष के विरुद्ध कम से कम तात्कालिक लाभ तो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विरोधी पक्ष या तो उसे पहले प्रयोग में ना ला पाया और अथवा उनके विरुद्ध बचाव नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में विश्व के अन्य राष्ट्र शक्ति की दृष्टि से नगण्य हो गए हैं और आणविक टेक्निक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के शक्ति परिमाण को परिवर्तन कर डाला है। जब इसी से आगे बढ़ते हैं तो औद्योगिक टेक्निक की भी बात आती है, जो राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है, क्योंकि औद्योगिक विकास का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान से उत्पादन क्षमता बढ़ाना होता है। तो औद्योगिक टेक्निक से राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। हम आगे चलें, जिसकी हमने सैन्य क्षमता की भी वर्णन कर लिया है, और इसी के साथ संचार टेक्निक भी आती है। पहली आई सैनिक, फिर औद्योगिक और संचार। इससे ये अर्थ है कि आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है। लिंकन ने तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में तकनीकी 5 प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है ये बतलाने की कोशिश करी है, जिसमें उन्होंने बताया कि तकनीकी के कारण एक देश अपनी मान्यताओं और लक्ष्यों में परिवर्तन कर लेता है। फिर उन्होंने आगे कहा संपन्न जनसंख्या वाला देश महाशक्ति बनने के सपने संजो सकता है। फिर कहा उन्होंने तीसरा पॉइंट, तकनीकी विदेश नीति की विषय वस्तु को भी प्रभावित करती है।
और चतुर्थ, तकनीकी राष्ट्र निर्माण का प्रचुर साधन भी है। पांचवा, तकनीकी का विदेशी नीति के संचालन पर क्रांतिकारी प्रभाव भी पड़ता है। ये जो संचार है, इसके माध्यम से भी राष्ट्रीय शक्ति कार्य करती है। फिर आता है, इन्होंने विचारधारा को भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में माना है। इसको भी मैंने आपको अंकित करने की कोशिश करी है। अब ये विचारधारा है क्या? भूगोल और जनसंख्या, ये तो राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व हैं जिनके अस्तित्व को हम देख सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय शक्ति के कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके अस्तित्व को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये तत्व भौतिक न होकर क्या है? मानवीय नहीं, मनुष्य से संबंधित, जिसमें लीडरशिप, आपका मनोबल और आपके विचार आते हैं। विचार को दो अर्थों में भी लिया है। एक तो विश्व दृष्टि पर आधारित हो और अपने को अपने आप से पूर्ण मानती हो। विचारधारा मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ पूर्वाग्रहों, अभिग्रहों को लेकर चलती है। उनके आधार पर मनुष्य के इतिहास का एक सिद्धांत, उसका आचरण, नैतिकता, त्याग में कर्तव्य भावना और एक कार्यक्रम पेश करती है। यदि हम दूसरे अर्थों में देखें तो विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण भी कहा जा सकता है। अब आगे चलें तो सरकारी ढांचा, इसका सीधा सा अर्थ है सरकारी ढांचे का कि एक अच्छा सरकारी तंत्र का होना भी शक्तिशाली राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। सरकार के माध्यम से ही शक्ति के तत्वों को वास्तविकता प्रदान की जाती है। एक अच्छी सरकार को लोगों की इच्छाओं और विदेश नीति के उद्देश्यों के बीच की दूरी को कम करना होता है। ये भी सरकारी ढांचे का नेतृत्व है। विचारधारा का हमने आगे वर्णन कर ही लिया है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जब हम राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन की बात करते हैं, अब ये मूल्यांकन है क्या? क्या हम राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो इस मूल्यांकन करने के पीछे भी कई कारण हैं। अब इसमें बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी एक राज्य की शक्ति का मूल्यांकन करके कई बार हम उसे उचित मान लेते हैं, परंतु उसका सही शक्ति दूसरे राष्ट्रों के सापेक्ष कम होती है। अलग से एक राष्ट्र की शक्ति का आंकलन पूर्ण सत्य नहीं बताता। कई बार किसी एक कारण को भी राष्ट्रीय शक्ति का आधार मान लेना भी उसका सही आंकलन की प्रस्तुतिकरण नहीं है। कई विद्वान भूगोल, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीयता, किसी को भी एक तत्व इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि अन्य तत्व गौण हो जाते हैं। शक्ति का आधार मूल्यांकन अनुमान पर आधारित होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति की सही स्थिति का ज्ञान कई बार संभव नहीं हो पाता। उक्त दोनों में कितना अंतर है, यह शक्ति के प्रयोग की स्थिति में ही पता लग सकता है, परंतु कई बार ऐसी स्थिति आती ही नहीं है। फिर इसके मूल्यांकन का आधार यह कि राष्ट्र की वर्तमान शक्ति संभावित शक्ति में भी बड़ा अंतर है। कोई राष्ट्र आज शक्तिशाली नहीं है, परंतु भविष्य में वे बड़ी शक्ति की संभावना रख सकता है, जो हम आजकल देख सकते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि शक्ति होने व शक्ति बनने के मध्य कई प्रकार के परंतु परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अंत में एक समस्या इस दिशा में यह भी आती है कि शक्ति की विश्वसनीयता, कि कई बार किसी राष्ट्र के पास विभिन्न हथियार होते हैं, परंतु क्या आज के संदर्भ में उनका प्रयोग कर पाएगा? क्या उसे इसका मौका मिलेगा? क्या उसका अपना विनाश भी उसके साथ हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न शक्ति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब मूल्यांकन के बाद जो राष्ट्रीय शक्ति है उसकी सीमाएं क्या हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाता कि वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। इस संदर्भ में राष्ट्रों का शक्ति के विस्तार पर कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं, जिसकी मुख्य पॉइंट शक्ति संतुलन है, सामूहिक सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय जनमत। इसी विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट हो सकता है कि किस प्रकार इन तरीकों के माध्यम पर हम अंकुश लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने भाग 2 में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों, उसके मूल्यांकन और उनकी सीमाओं का वर्णन किया है।
हम जब आगे पार्ट थर्ड में आएंगे तब हम इसका शक्ति संतुलन का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो और जो मैंने आपको मटेरियल दिया है वो आवश्यक रूप से समझ में आया होगा।